दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए एक प्रपोजल पर भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद अब खुद उसी रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर उस प्रपोजल में ऐसा क्या था और भारत ने उसका जवाब किस तरह दिया? सबसे पहले इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां कतर को लेकर भारत की एक डिप्लोमेटिक चाल इस समय काफी चर्चा में है। आखिर इस समय कतर भारत के लिए इतना अहम क्यों हो गया है और इसके पीछे क्या रणनीति काम कर रही है, इसे भी विस्तार से समझेंगे। उधर बांग्लादेश से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढाका भारत के साथ एक नए एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है और इस पूरी बातचीत में भारत के पास ऐसा कौन सा बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो उसके पक्ष को और मजबूत बनाता है, इस पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए कितना बड़ा मामला बन सकता है? क्या इसका असर हमारे ऑयल इंपोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ सकता है? आखिर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस पूरे मुद्दे को भी आसान भाषा में समझेंगे। तो आज की वीडियो में एक एक करके सभी बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सपोर्ट के तौर पर कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुए एक नए ट्रेड विवाद की, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ अमेरिका के फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का कहना है कि जिस आधार पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है, वही आधार कमजोर है। रेफरेंस के तौर पर न्यूज आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा मामला जून की शुरुआत में सामने आया, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 से ज्यादा देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। अमेरिका का दावा था कि इन देशों की सप्लाई चेन में कहीं न कहीं फोर्स्ड लेबर से जुड़ा सामान या रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से इन देशों से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल था, लेकिन भारत ने इस रिपोर्ट को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा। भारत ने अमेरिका को भेजे अपने आधिकारिक जवाब में कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। भारत का कहना है कि रिपोर्ट में भारत के खिलाफ कोई ऐसा स्पष्ट इंडिया स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया गया जिससे यह साबित हो कि भारत की वजह से अमेरिका को सीधा नुकसान हुआ है। भारत के मुताबिक रिपोर्ट में सामान्य निष्कर्ष ज्यादा हैं, लेकिन भारत से जुड़े तथ्य और डेटा पर्याप्त नहीं है। भारत ने एक और अहम बात उठाई। उसका कहना है कि हर देश के अपने कानून, अपनी व्यवस्था और अपना सिस्टम होता है। ऐसे में सभी देशों को एक ही नजर से देखकर एक जैसा फैसला लेना सही तरीका नहीं माना जा सकता। अगर किसी देश पर कार्रवाई करनी है तो पहले उसके अलग हालात और तथ्यों को देखना जरूरी है। भारत ने यह भी दोहराया कि फोर्स्ड लेबर के खिलाफ कार्रवाई करना उसकी अपनी कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारत का कहना है कि वह खुद ऐसी किसी भी प्रथा का समर्थन नहीं करता। इसलिए अगर अमेरिका को किसी मुद्दे पर कोई चिंता है तो उसका समाधान बातचीत और तथ्यों के आधार पर निकाला जाना चाहिए, न कि सीधे अतिरिक्त टैरिफ लगाकर। इसके बाद भारत ने रिपोर्ट में दिए गए कुछ उदाहरणों पर भी सवाल उठाए। भारत के मुताबिक रिपोर्ट में जिन व्यापारिक उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से कुछ वास्तविक ट्रेड डेटा से मेल नहीं खाते। उदाहरण के तौर पर म्यांमार के चावल और मलावी के तंबाकू का जिक्र किया गया, जबकि भारत का कहना है कि 2021 से 2025 के बीच इनका आयात नहीं हुआ। ऐसे में भारत ने सवाल उठाया कि अगर रिपोर्ट के उदाहरण ही वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो फिर पूरी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी इस बार भारत ने सिर्फ अमेरिकी आरोपों को खारिज नहीं किया, बल्कि रिपोर्ट की कई बातों पर विस्तार से अपना पक्ष रखा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिका इन आपत्तियों का क्या जवाब देता है और क्या अपने प्रस्ताव में कोई बदलाव करता है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर, और ऊपर से देखने पर आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि वाली खबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने इस मौके पर जो कदम उठाया है, उसके पीछे एक साफ डिप्लोमेटिक मैसेज भी छिपा हुआ है। रेफरेंस के तौर पर न्यूज आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से दो बड़े फैसले ले लिए। पहला, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कतर भेजा जाएगा ताकि वो भारत की तरफ से वहां जाकर श्रद्धांजलि दे सकें, और दूसरा, भारत ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। यानी उस दिन पूरे देश में तिरंगा आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक बात समझिए, भारत हर विदेशी नेता के लिए इतना बड़ा सम्मान नहीं देता, फिर कतर के पूर्व अमीर के लिए ऐसा क्यों किया गया? इसकी वजह दोनों देशों के रिश्तों में छिपी है। जब शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कतर के अमीर थे, उसी दौरान भारत और कतर के रिश्तों में सबसे ज्यादा मजबूती आई। वो 3 बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, कई बड़े समझौते हुए, दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ा और आपसी भरोसा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। यही वजह है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शोक संदेश में साफ कहा कि भारत और कतर की दोस्ती को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में शेख हमद बिन का बड़ा योगदान रहा है और उनकी इस भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। यानी भारत ने सिर्फ संवेदना व्यक्त नहीं की है, भारत ने यह भी दिखाया है कि जो देश सालों तक उसके साथ मजबूत रिश्ते निभाते हैं, भारत भी उन्हें उसी सम्मान के साथ याद रखता है। और मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसे डिप्लोमेटिक जेस्चर का अपना अलग ही महत्व होता है। अब आप बताइए, क्या भारत का ये फैसला सही था, या आपको लगता है कि भारत को सिर्फ औपचारिक शोक संदेश तक ही सीमित रहना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर, और इस बार पहल भारत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने की है। रेफरेंस के तौर पर न्यूज आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर खांडाकर अब्दुल मुक्तादी ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ एक नया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA को लेकर बातचीत शुरू करना चाहती है। अब सवाल है, आखिर अचानक बांग्लादेश को इस एग्रीमेंट की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? देखिए, इसकी वजह सीधी है, ट्रेड। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच करीब $11.3 बिलियन का कारोबार होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलता है। भारत करीब $9.6 बिलियन का सामान बांग्लादेश भेजता है, जबकि बांग्लादेश भारत को सिर्फ $1.7 बिलियन के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाता है। यानी बांग्लादेश काफी समय से इसी कोशिश में है कि किसी तरह भारत की मार्केट तक उसकी पहुंच आसान हो जाए, उसके प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगे और वो पहले से ज्यादा सामान भारत में बेच सके। इसी वजह से अब वो CEPA की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अभी तक ये प्रस्ताव सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से आया है। भारत सरकार ने इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यही भारत की सबसे मजबूत पोजीशन बनती है, क्योंकि इस वक्त जरूरत बांग्लादेश को ज्यादा है, उसे भारत की बड़ी मार्केट चाहिए। ऐसे में अगर आगे बातचीत होती भी है तो भारत भी अपनी शर्तें जरूर रखेगा। आखिर कोई भी देश बिना अपने फायदे के इतना बड़ा ट्रेड एक्सेस नहीं देता। यानी आने वाले दिनों में अगर CEPA पर बातचीत आगे बढ़ती है तो सिर्फ बांग्लादेश की मांगें पूरी नहीं होंगी, भारत भी बदले में कुछ अहम चीजें जरूर चाहता होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि फिलहाल गेंद पूरी तरह भारत के पाले में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट को लेकर, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी पहले जैसी नहीं रही। इसका असर अब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में साफ दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले तक ब्रेंट क्रूड करीब $70 प्रति बैरल के आसपास था, लेकिन अब कीमत फिर बढ़कर $79 के करीब पहुंच गई है और $80 का स्तर भी दूर नहीं दिख रहा। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या इससे भारत को परेशानी होगी? देखिए, सप्लाई के मामले में शायद उतनी नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर रहना काफी हद तक कम कर दिया है। आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है, लेकिन दिक्कत दूसरी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस महंगे होते हैं तो उसका असर आखिरकार भारत पर भी आता है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, कंपनियों की लागत बढ़ती है और कई बार इसका असर आम लोगों तक भी पहुंच जाता है। इसलिए भारत के लिए भी यही बेहतर होगा कि हालात जल्द सामान्य हों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक फिर पहले की तरह शुरू हो जाए। अब चलते हैं अगली अपडेट पर। यह अपडेट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जिस पर भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। रेफरेंस के तौर पर न्यूज आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि अगले साल 2027 में भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत पूरे मुंबई अहमदाबाद रूट पर नहीं होगी। सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा वाला सेक्शन चालू किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अगले फेज में दूसरे हिस्से भी जोड़े जाएंगे। पहले वापी सूरत, फिर वापी अहमदाबाद और आखिर में पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर तैयार होगा। अब अगर आपको याद हो तो जब ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था, तब उम्मीद थी कि 2023 तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी, लेकिन अलग अलग वजहों से काम में देरी हुई और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब सरकार की रणनीति थोड़ी अलग है। पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार करने के बजाय जो हिस्सा तैयार हो रहा है उसे पहले चालू किया जाएगा। इससे लोगों को बुलेट ट्रेन का अनुभव भी मिलने लगेगा और बाकी का काम भी साथ साथ चलता रहेगा।